हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दिस इज़ लेक्चर नंबर 18। आज लेक्चर 18 के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास बी पोर्शन के अंदर हम पढ़ेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट। अब वारंट क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है एक अलग लेक्चर में कि हमारे पास वारंट और समन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फिर उसको एक्सप्लेन करना अभी ज़रूरी नहीं है। वारंट वो जो गिरफ्तारी के लिए इशू होते हैं उसको वारंट कहते हैं, और समन वो जो कोर्ट में अपीयरेंस के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है। तो आइए इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज हमारे पास सेक्शन नंबर 75 से लेकर 86A तक, ठीक है। सेक्शन जो हमारे पास 75 है वो बात करता है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट का जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है। उसका मीन्स फॉर्म मीन्स शेप, आ रही बात समझ में। शेप मीन्स ड्राफ्टिंग। जो फॉर्म वारंट ऑफ अरेस्ट है उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, ठीक है। आइए देख लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीआरपीसी के अंदर जो सेक्शन है वो तो इम्पोर्टेंस है, मगर जो शेड्यूल दिए गए हैं सीआरपीसी के अंदर वो इससे भी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। जैसा कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट की जो ड्राफ्टिंग है कि वो जो वारंट हमारे पास कैसा होना चाहिए वो कहाँ दिया गया है, शेड्यूल 5 फॉर्म नंबर 2 के अंदर, ठीक है। आप देख लेंगे पीछे हमारे पास, बाद में मैं आपको आपसे मैं ब्रीफ में बता दूंगा। ये पढ़े हमारे पास, ठीक है। ये शेड्यूल 5 ये फॉर्म 1 जो है समन का है, और ये शेड्यूल 5 और फॉर्म नंबर 2 वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 75, ठीक है। देख लिया आपने, ये बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। आइए पहले हम पढ़ लेते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट क्या होते हैं। सब सेक्शन 1 बात करता है एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस कोड। हर कोई या जो भी वारंट कोर्ट के हमारे पास कोड के ब्याह पर जो इशू किए जाते हैं इस सेक्शन इस कोड के तहत, इस कोड मीन्स ये कोड क्या है, कोड मीन्स सीआरपीसी। आ रही बात समझ में, कोड मीन्स सीआरपीसी। आ रही बात समझ में। एवरी वारंट, हर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट के वारंट, ठीक है। अरेस्ट के सभी वारंट इशूड बाय अ कोर्ट, जो कोर्ट इशू करती है अंडर दिस कोड, इस कोड के तहत, शैल बी इन राइटिंग। अब वर्ड आ रहा है शैल बी इन राइटिंग मीन्स राइटिंग में होना चाहिए, लिखत में होना चाहिए। राइटिंग मीन्स लिखत में होना चाहिए। आ रही बात समझ में। ये बात कर रहा है शैल मीन्स मैंडेटरी है। शैल वर्ड क्या हमारे पास बता रहा है, शैल मीन्स मैंडेटरी है, ये कोर्ट को करना ही करना है। अब कोर्ट इस बात पर पाबंद है शैल पर कि इसको राइटिंग में देना है, ठीक है। जहाँ पर शैल लिखा है वहाँ कोर्ट को वैसा करना ही है, ठीक है, जैसा इस कोड में लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर क्या लिखा है, शैल बी इन राइटिंग, तो राइटिंग में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ओरली निकाल दे और किसी शख्स को गिरफ्तार किया जाए, ये इलीगल होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, जज होंगे, उनकी साइन उन पर लाजमी होगी। और उसके बाद आर इन द केस ऑफ अ बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, अगर इन केस अगर जो हमारे पास जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो बेंच है, उनकी क्या बनी हुई है, उनकी बेंच बनी। फॉर एग्जांपल एक वाई मजिस्ट्रेट है, एक्स है, एक वाई है, ठीक है। दो जजों की एक बेंच बनी हुई है, दो मजिस्ट्रेट की एक बेंच बनी हुई है, तो फिर बाय एनी मेंबर ऑफ सच बेंच, तो फिर इनमें से कोई भी एक मेंबर उन पर साइन करेगा। आ रही बात समझ में, चाहे एक्स करे चाहे वाई करे। एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट का स्टैम्प होना उन पर लाजमी है। सब सेक्शन 2 बात करें कंटिन्यूस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट के, वारंट ऑफ अरेस्ट कब तक इनकी एग्जिस्टेंसी रहेगी, कब तक वो हमारे पास जो है कम इनटू फोर्स रहेगा। आ रही बात समझ में कि कंटिन्यूस क्या है, वो कब तक चलेंगे वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट तब तक चलेंगे जब तक वो जिस शख्स के लिए वारंट ऑफ अरेस्ट निकले हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाता है, या फिर जिस कोर्ट ने जो निकाले हैं वो कोर्ट कैंसिल ना कर दे, तब तक वो इन कंटिन्यूस में रहेंगे। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल कैंसल बाय द कोर्ट, हर वारंट जो है
वो फोर्स इन रिमेन इन फोर्स रहेगा जब तक कोर्ट उसको कैंसिल ना कर दे, जिस कोर्ट ने वो सेंड इट, जिस कोर्ट ने वो इशू किए हैं, विच इशूड इट, जिस कोर्ट ने इशू किए, आर अनटिल इट इज एग्जीक्यूटेड, या फिर जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। अब समन का आपने देखा होगा, समन में क्या था, समन में हमने देखा था कि समन कब तक कंटिन्यूस रहते हैं, समन जब तक सर्व नहीं हो जाते, ड्यूली सर्व हो जाने के बाद समन की कोई अहमियत नहीं रहती, मगर वारंट की हमारे पास अहमियत रहती है जब तक शख्स, जो जिस शख्स के लिए वारंट निकले हैं वो गिरफ्तार नहीं हो जाता, या फिर जिस कोर्ट ने इशू किए हैं वो कोर्ट उस वारंट को कैंसिल ना कर दे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसकी देख लेते हैं हम शेड्यूल 5 फॉर्म 2 को थोड़ा हम नज़र में से निकाल लेते हैं। इसको आपने लाजमी पढ़ना है। हमारे पास शेड्यूल, ठीक है, फॉर्म ऑफ हमारे पास वारंट ऑफ अरेस्ट, सी सेक्शन 75, यहाँ लिखा होगा 2, इधर नाम लिखा होगा। फॉर एग्जांपल किसी ऐसे शख्स के अगेंस्ट में निकलता है, फॉर एग्जांपल किसी लड़की के अगेंस्ट में निकलता है, निर्मला के अगेंस्ट, ठीक है, तो फिर क्या कर, टू निर्मला, उसकी एड्रेस, ठीक है, उसकी क्या नाम है, डेजिग्नेशन जो भी होगा मुकम्मल तौर पर वो वेयर एज ऑफ, ठीक है, स्टेंस चार्ज विद ऑफेंस ऑफ, फॉर एग्जांपल उसने कौन सा ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल किसी को चेक दिया झूठा, ठीक है, तो फिर वो यहाँ पर लिखा जाएगा। यू आर हेयर बाय डायरेक्टेड टू अरेस्ट द सीड, ठीक है, ऊपर जो लिखा जाएगा वहाँ से, एंड टू प्रोड्यूस हिम बिफोर मी हेयर इन फेल नॉट, ठीक है, डेट लिखी जाएगी और यहाँ पर कोर्ट की सील आ जाएगी और यहाँ पर कोर्ट के सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत आसान है। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं। हमारे पास सेक्शन 76, सेक्शन 76 किसके बारे में डील करता है, ये बात करता है कोर्ट में डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, कि कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि उनसे आप सिक्योरिटी ले लें, उनसे आप बेल वगैरह ले लें और उनको आप रिलीज़ करते हैं, ठीक है, बेल वगैरह लेकर। आ रही बात समझ में? तो आइए सब सेक्शन 1 देख लेते हैं। एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट ऑन द वारंट दैट, जो भी कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट निकालती है तो फिर उस वारंट पर ही एक एंडोर्समेंट कोर्ट हमारे पास देगी। किस एंडोर्समेंट मीन्स एक तस्दीक लेटर देती है ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट स्पेसिफाइड टाइम एंड देयर आफ्टर, कि अगर जिस शख्स को आप गिरफ्तार कर रहे हैं अगर वो श्योरिटी देता है, वो अपनी ज़मानत देता है, ठीक है, अगर वो अपने कोर्ट में वक्त पर मखसूस जो बताया गया वक्त और उसके बाद अटेंडेंस वो अपनी हाज़िरी लगाएगा तो फिर उसको उस ज़मानत पर उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है, अनटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, जब तक कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं देती है। द ऑफिसर टू द वारंट इज डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी, के ऑफिसर को डायरेक्शन दी जाती है कि वो हमारे पास ऐसी ज़मानत ले, एंड शैल रिलीज सच पर्सन फ्रॉम कस्टडी, कि उस शख्स को ऐसी कस्टडी से मीन्स हमारे पास पुलिस की तहवील से, कोर्ट की तहवील से उसको रिहा किया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत सिंपल है। नंबर सबसेक्शन 2 बात करता है द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, कि एंडोर्समेंट क्या होगी, जो वारंट निकलती है उनके साथ जो हमारे पास कोर्ट की जो एंडोर्समेंट होगी वो एंडोर्समेंट क्या होगी। आइए देख लेते हैं। द एंडोर्समेंट शैल स्टेट, नंबर ए बात करता है द नंबर ऑफ श्योरिटीज, कि कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज होने चाहिए, कि ज़मानत कितनी होनी चाहिए, द अमाउंट, कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, एंड विच दे एंड पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, के अमाउंट कितनी होनी चाहिए, ज़मानत की कितनी अमाउंट होनी चाहिए जिसके लिए वो पाबंद रहेगा। आ रही बात समझ में? द टाइम एट विच ही इज़ टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, और उस एंडोर्समेंट के अंदर ये वक्त भी लिखा जाएगा कि आपको किस टाइम पेश होना है। अरे बस कोर्ट में रिकॉग्निजेंस टू बी फॉरवर्डेड,
अब रिकॉग्निजेंस क्या होती है, शनाख्त होती है, एक सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी इससे ली जाती है। वारंट ऑफ अरेस्ट फॉर एग्जांपल कोर्ट ने वारंट निकाले ए पर, ठीक है, और साथ साथ एक एंडोर्समेंट भी भेजी, तो फिर जिस शख्स के फॉर एग्जांपल एक्स को गिरफ्तार करना था, ठीक है, एक्स ने क्या दे दी, एंडोर्समेंट दे दी, मीन्स अपनी सिक्योरिटी देगी। तो फिर सब सेक्शन 3 जो जैसे सब सेक्शन 2 के तहत, सब सेक्शन 1 एंड 2 के तहत जो एंडोर्समेंट पर इन्होंने जो सिक्योरिटी ली है, ठीक है, सब सेक्शन 1 के तहत, वो सब सेक्शन 3 के तहत वो ऑफिसर कोर्ट को रिटर्न करेगा। आ रही बात समझ में, कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। वेन एवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन, जब भी कोई इस सेक्शन के तहत जमानत ली जाएगी, ठीक है, द ऑफिसर टू होम द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड द बॉन्ड टू द कोर्ट। जिस द ऑफिसर टू होम वारंट इज डायरेक्टेड, जिस ऑफिसर को वारंट का हमारे पास हुक्म दिया गया था, वो जो है हमारे पास क्या करेगा, उस बॉन्ड को कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा। जहाँ तक बात क्लियर है, वेरी सिंपल, ठीक है। आइए सेक्शन हम पढ़ लेते हैं अब 70, हमारे पास 7, सेक्शन 77 बात करता है वारंट टू होम डायरेक्टेड, कि वारंट किसको भेजे जाएंगे, ठीक है, वारंट टू होम डायरेक्टेड। अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरी बी डायरेक्टेड टू 1 और मोर पुलिस ऑफिसर। वारंट टू होम डायरेक्टेड, वारंट किसको भेजे जाएंगे, आरी बात समझे। वारंट ऑफ अरेस्ट जो आम तौर पर, ठीक है, उसको डायरेक्ट किए जाएंगे किसी एक या फिर एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को, बट एनी कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में, मगर अगर कोई भी कोर्ट वारंट इशू करती है, वो कर सकती है, इफ़ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज़ नेसेसरी, अगर उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी तामीलात हमारे पास ज़रूरी है बहुत ही। नो पुलिस ऑफिसर इज़ इमीडिएटली अवेलेबल, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्सनस, तो फिर कोर्ट किसी को भी हुक्म दे सकती है, किसी एक शख्स या फिर एक से ज़्यादा शख्स को, पर्सन और पर्सनस। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर है पर्सन सिंगुलर, यहाँ है पर्सन से प्लूरल, ठीक है, मीन्स एक या एक से ज़्यादा शख्स को, कोई भी शख्स हो चाहे फिर, ठीक है, एंड सच पर्सन और पर्सनस, फिर वो शख्स या फिर जो भी शख्स हैं, दो एक या एक से ज़्यादा, शैल एग्जीक्यूट द सेम, उसको क्या करेंगे, तामीलात करवाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हम सब सेक्शन 2 पर, 77 सब सेक्शन 2, वारंट टू सेवरल पर्सनस, मीन्स सेवरल मीन्स ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मीन्स 3 हो, 4 हो, 5 हो, या फिर जितने भी हों। फिर क्या होगा इसमें, वेन अ वारंट इज डायरेक्टेड टू मोर ऑफिसर्स आर पर्सनस देन 1, जब कोई वारंट का हुक्म दिया जाए किसी एक ऑफिसर को या फिर हमारे पास ज़्यादा ऑफिसर्स को या फिर किसी एक को, इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल, वो सब जो हैं, सब ऑफिसर जो हैं वो एग्जीक्यूट, उनको तामीलात करवा सकते हैं, आर बाय एनीवन, या फिर उनमें से कोई एक भी कर सकता, आर मोर ऑफ देम, या फिर उनमें से कुछ ज़्यादा। फॉर एग्जांपल ये क्या कहता है, वारंट टू होम डायरेक्टेड, वारंट हम जो है गिरफ्तारी के वारंट किसको हम हिदायत दे सकते हैं, हम किसको हुक्म जारी कर सकते हैं, कोर्ट किसको हुक्म जारी करेगी। फॉर एग्जांपल कोर्ट किसको करेगी, पुलिस ऑफिसर को करेगी, ठीक है, कोर्ट किसको करेगी, पुलिस ऑफिसर को करेगी। सब सेक्शन 2 में बात करता है कि फॉर एग्जांपल कोर्ट ने हमारे पास वारंट जो है डायरेक्ट किए हैं, वो एक्स को भी किए हैं, पुलिस ऑफिसर है, वाई को भी किए हैं, ठीक है, और जेड को भी किए हैं। अब इनमें से कोई भी एक कर ले, फॉर एग्जांपल कोई एक्स भी गिरफ्तारी कर सकता है, ठीक है, वाई भी कर सकता है, जेड भी कर सकता है, और ये सब मिलकर भी कर सकते हैं, और कोई इनमें से दो मिलकर भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल, इसमें कुछ भी हमारे पास कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे ज़रूर सवाल करें, ठीक है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन 78 पर, वारंट में बी डायरेक्टेड टू लैंड होल्डर्स ईटीसी। अब लैंड होल्डर्स क्या होते हैं, लैंड होल्डर्स मीन्स जो ज़मींदार होते हैं, लंबरदार होते हैं, पंजाब में जैसा कि हम ज़मींदार को लंबरदार कहते हैं, उनको जो किसी एक बहुत बड़ी स्टेट की जो इंचार्ज होते हैं, उन पर हमारे पास वारंट निकाले जाते हैं कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करके हमें पेश करें। आरी बात समझ। अब मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास
पहले मजिस्ट्रेट को पावर होते थे हमारा फर्स्ट क्लास, अभी मजिस्ट्रेट ये फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड क्लास नहीं है, अब मजिस्ट्रेट है। मैं डायरेक्ट अ वारंट टू एनी लैंड होल्डर, कोई भी ज़मीन को संभालने वाला है, ठीक है, ज़मीन को संभालने वाला है, फार्मर या फिर कोई हारी है, और मैनेजर ऑफ द लैंड या फिर उस ज़मीन का मैनेजर है, विद इन द डिस्ट्रिक्ट अ सब डिवीजन फॉर द अरेस्ट of an escaped convict, proclaimed offender or person who has been accused of a non-bailable offense and who has eluded pursuit। अब जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है या फिर सब डिवीज़न है, उसके अंदर अरेस्ट के लिए किसी को भी जो लैंड होल्डर है उनको वारंट डायरेक्ट किए जाते हैं कि जो आप इस्केप्ड शख्स है या फिर सज़ा याफ्ता कन्विक्ट या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर मीन्स इश्तिहारी मुलजिम जो कोर्ट से भाग गया हो, ठीक है, कोर्ट कस्टडी से भाग गया हो, आर पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज ऑफ अ नॉन बेलेबल, या फिर ऐसा शख्स जो जिसकी नॉन बेलेबल जुर्म का मुजरिम हो, एंड हु हैज़ एल्यूडेड परस्यूट, जो कि हमारे पास जिसको ढूंढ रहे हो मगर उसको वो क्या कर रहा हो, स्केप कर रहा हो, एल्यूडेड मीन्स अवॉइड कर रहा हो, ठीक है। सब सेक्शन 2 बात करता है सच लैंड होल्डर, ऐसा ज़मींदार, फार्मर और मैनेजर हारी या फिर मैनेजर शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट, फिर जो वारंट भेजे जाएंगे उसको क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा मीन्स तस्लीम करेगा, अरे बस समझ, तस्लीम करेगा मीन्स इंडोर्स करेगा, and shall execute it if the person for whose arrest it was issued is in, ठीक है, उस शख्स को गिरफ्तार करेगा जिस शख्स के लिए वो भेजा इशू किया गया है, आर एंटर्स ऑन, ठीक है, या फिर वो उस वहाँ पर दाखिल हो सकता है, हिज लैंड और फॉर्म ऑफ द लैंड अंडर हिज चार्ज, जो इसकी चार्ज में है, जो इसके कंट्रोल में, उस ज़मीन पर वो दाखिल होकर उसको गिरफ्तार कर सकता है। सब सेक्शन 3 बात करता है व्हेन द पर्सन अगेंस्ट होम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, ठीक है, जब कोई शख्स जिसकी अगेंस्ट में ऐसा वारंट ऑफ अरेस्ट निकाला गया है और वो गिरफ्तार हो जाता है, ही शैल बी मेड ओवर विथ द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, ये क्या करेगा, ही शैल बी मेड ओवर द वारंट टू द नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर, ऐसा वारंट जो है नियरेस्ट जो पुलिस ऑफिसर होगा मीन्स पुलिस स्टेशन होगी, फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन है, SHO है, उनको जाके पेश करेगा, ठीक है। हु शैल काज हिम टू बी टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन इन द केस, अब जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन है, अब वो जो SHO है उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन हमारे पास 76 के अंदर अगर सिक्योरिटी ली गई है तो फिर ज़रूरत नहीं है उसको कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश करने की, ठीक है। अगर सिक्योरिटी ली गई है सेक्शन 76 के अंदर तो फिर ये खुद भी उस स्पेसिफाइड टाइम और डेट पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 79 पर। सेक्शन 79 किसके बारे में डील करता है, सेक्शन 79 डील करता है वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर, वारंट जो है पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किए जाते हैं। अरे अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर में आल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर पुलिस ऑफिसर। अब एक जो पुलिस ऑफिसर हमारे पास स्पेशल पुलिस ऑफिसर को अगर कोई वारंट ऑफ अरेस्ट हमारे पास इशू किए गए हैं, ठीक है, अरे बस समझिए, तो फिर वो किसी और पुलिस ऑफिसर से भी वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ऑफिसर whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। आ रही बात समझ में से किसी और पुलिस ऑफिसर से, फॉर एग्जांपल कोर्ट ने वारंट निकाले एक्स पर कि आपको ये हुक्म है, एक्स को हुक्म दिया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप जो है वो ए को अरेस्ट करें, मगर एक्स क्या कर रहा है, एक्स वाई को ये पावर डेलीगेट कर रहा है, अरे डिप्यूट कर रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो एक्स की जगह पर वाई भी ए को गिरफ्तार कर सकता है। अब हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 80 पर, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। अब जो हमारे पास वारंट जो है, ठीक है, उसका सब्सटेंस क्या होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन उसका क्या होगा, उसका मवाद सब्सटेंस मीन्स क्या लिखा होगा उसके अंदर। द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस
जो भी पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी शख्स है जो हमारे पास से किसी शख्स को गिरफ्तार कर रहा है वो इन्फॉर्म करेगा, ठीक है, जो हमारे पास वारंट के अंदर लिखा गया है। मीन्स ये क्या, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, वारंट का मवाद क्या होना चाहिए कि किस जुर्म के तहत आप इस शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं। देयर ऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड, जिस शख्स को गिरफ्तार करना है, ठीक है, उसको आपने इन्फॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल आप ए को अरेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, आप देख लें यहाँ पर अगर कोई एक्स पुलिस ऑफिसर है वो ए को अरेस्ट करने जा रहा है तो फिर एक्स जो है वो जो हमारे पास ए को बताएगा कि जो आपके अगेंस्ट में वारंट है और ये आपने जुर्म किया है, आपके ऊपर ये चार्ज लगा, एलिगेशन है, ठीक है, इसके तहत आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। अब सब सेक्शन इसके अंदर एंड इफ सो रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत है, शैल शो हिम द वारंट, अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर वारंट उनको दिखाने चाहिए, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम चले जाते हैं हम सेक्शन 81 बात करता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले, जो जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उस शख्स को बिना किसी देर के, बिना किसी तातीलात के आप कोर्ट में उसको पेश करें, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास विद इन 24 आवर्स नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट के पास उनको पेश करना है। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट ऑफ अरेस्ट शल, जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई भी शख्स जो गिरफ्तार कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 76 एज टू सिक्योरिटी, ठीक है, हमारे पास 76 के अंदर अगर किसी की सिक्योरिटी ली गई है तो उसको छोड़ के विदाउट अननेसेसरी, ठीक है, विदाउट अननेसेसरी मीन्स गैर ज़रूरी जो हमारे पास डिले है, डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट बिफोर विच ही इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रोड्यूस सच पर्सन, जैसा कि हमारे पास कहा गया है कि आप जो है विदाउट किसी डिले के उसको क्या करें, कोर्ट के अंदर पेश करें। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन से 82 के अंदर। 82 बात करता है वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड, अब वारंट कहाँ एग्जीक्यूट होंगे। वारंट ऑफ अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन पाकिस्तान, अब वारंट ऑफ अरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी हमारे पास एग्जीक्यूट हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बल्ब, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर वारंट ऑफ अरेस्ट इंक्लूड्स अ वारंट ऑफ अरेस्ट issued under this code as in force in आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, कि यहाँ पर जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू जो होते हैं इस कोड के तहत, ठीक है, वो इन फोर्स रहेंगे आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर तक भी, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद चले जाते हैं हम हमारे पास 83 पर। सेक्शन 83 बात करता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, अब वारंट जो है वो भेजे जाते हैं हमारे पास जो लोकल जो लिमिट्स होती हैं कोर्ट की उससे बाहर। फॉर एग्जांपल कोई एक्स कोर्ट है, ठीक है, एक्स कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन ये है, ठीक है, और एक वाई कोर्ट है, इसकी जुरिस्डिक्शन ये है। अब एक्स की ये जुरिस्डिक्शन है, अब जिस शख्स के वारंट निकले हैं वो रहता है वाई की जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो फिर अब ये कोर्ट इस कोर्ट को भेजेगी, ठीक है। When a warrant is to be executed outside the local limits of the jurisdiction of the court, ये समझ में आ गया। Where warrant may be executed, वारंट कहाँ पर वारंट की हमारे पास तामीलात हो सकती है, वारंट की पाकिस्तान के अंदर कहीं भी तामीलात हो सकती है, ठीक है। आगे बात समझ में। 83 में बात करता है When a warrant is to be executed outside the local limits, जब कोई वारंट हमारे पास लोकल लिमिट से बाहर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम सच कोर्ट में, ठीक है, उस कोर्ट से बाहर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग सच वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, किसी भी शख्स को हमारे पास डायरेक्ट करने के बिना, ठीक है, करने के सिवाय
forward the same by post or otherwise to any magistrate or district superintendent of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed. अब फॉर एग्जांपल एक्स ने वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए हैं, मगर जिसके अगेंस्ट में किए हैं वो रहता है वाई की जुरिडिक्शन में। अब कोर्ट जो है, एक्स कोर्ट किसी पुलिस ऑफिसर या किसी शख्स को हमारे पास डायरेक्ट करने के बिना वो डायरेक्ट वाई कोर्ट को डायरेक्शन देगा, ठीक है, आगे बस फॉरवर्ड करेगा, ठीक है, किसी भी तरह, फिर चाहे पोस्ट या फिर किसी और तरीके से, ठीक है, कि आप जो है इस शख्स को गिरफ्तार करवाएं। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 2 बात करता है द मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट टू होम सच, ये हमारे पास जो है ये मजिस्ट्रेट को भेजे जाते हैं या फिर जो डीएसपी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या एसएसपी होते हैं उनको भी, तो फिर वो क्या करेगा, सच वारंट इज सो फॉरवर्डेड शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन, तो फिर वो क्या करेगा, अपना नाम जो है उन पर तस्दीक करेगा कि हाँ मैं ये एग्जीक्यूट करवाऊंगा। इफ़ प्रैक्टिकेबल, अगर वो काबिल अमल है, कास्ट इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर हेयर इन बिफोर प्रोवाइडेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिडिक्शन, अगर काबिल अमल है तो फिर वो अपनी जुरिडिक्शन में बिल्कुल इसी तरह ही वो तामीलात करवाएगा जैसा कि हेयर इन बिफोर बताया गया है। आधी बात समझिए, बहुत आसान है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन हमारे पास 84 पर, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। अब हमारे पास वारंट जो है डायरेक्ट किया जाता है पुलिस ऑफिसर को कि आप एग्जीक्यूशन कराएं आउटसाइड जुरिडिक्शन को, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, आइए देख लेते हैं। When a warrant directed to a police officer is to be executed beyond the local limits of jurisdiction of the court issuing the same, जब किसी पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करें जबकि उसकी कोर्ट की वहाँ जुरिडिक्शन ही नहीं होती है, जुरिडिक्शन ही बाहर चली जाती है। ही शैल ऑर्डिनरली take it for endorsement either to a magistrate or to a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station। फिर वो क्या करेगा, आमतौर पर वही उसको तस्दीक करेगा, ठीक है, आइदर टू अ मैजिस्ट्रेट, फिर चाहे सामने मैजिस्ट्रेट हो या पुलिस ऑफिसर हो, फिर कम से कम उसकी रैंक जो है ऑफिसर इंचार्ज होनी चाहिए या फिर पुलिस स्टेशन के किसी ऑफिसर की होनी चाहिए। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, जहां वो वारंट एग्जीक्यूट होने हैं, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट किसकी बात कर रहा है, ऑर्डिनरी टेक इट फॉर इंडोर्समेंट आइदर टू अ मैजिस्ट्रेट, उस जुरिडिक्शन के मैजिस्ट्रेट से इंडोर्समेंट करवाए या फिर किसी से भी। यहाँ तक बात क्लियर है। सब सेक्शन 2 बात करता है सच मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन, ठीक है, वो जो मैजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर है वो अपना नाम उस पर इंडोर्स करेगा। एंड सच इंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू पुलिस ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड टू एग्जीक्यूट द सेम विद इन सच लिमिट्स। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक कोर्ट को हमारे पास फॉरवर्ड किए जा रहा था, ठीक है, कि वो कोर्ट अपने तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट कराए। और इस सेक्शन में हमारे पास 84 में डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर को दे रहे हैं डायरेक्शन, और वो किससे इंडोर्स ले रहा है, वो उस इलाके के मैजिस्ट्रेट से इंडोर्समेंट तस्दीकनामा ले रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, जहाँ पर वो एग्जीक्यूशन उसकी होनी है। सब सेक्शन 3 बात करता है व्हेन देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेशन्ड बाय ऑब्टेनिंग द इंडोर्समेंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मगर जब उस पुलिस ऑफिसर को लगी कि जो मैजिस्ट्रेट है जहाँ पर फॉर एग्जांपल एक्स कोर्ट ने इशू किए वाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में, मगर पुलिस ऑफिसर कहाँ का था, एक्स कोर्ट की जुरिडिक्शन का, अब ये गिरफ्तार करने जा रहा है ए को वाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में। अब वाई से इंडोर्समेंट लेनी है, मगर इसको लगता है इस ऑफिसर को कि अगर इंडोर्समेंट में लेने जाऊँगा तो फिर डिले हो जाएगा और वो एग्जीक्यूशन नहीं होगी, वो बंदा फरार हो जाएगा, तो फिर वो इंडोर्समेंट लेने के बिना भी क्या कर सकता है, विद इन द लोकल में था हुज वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड विल प्रिवेंट सच एग्जीक्यूशन, ठीक है, तो फिर उसको एग्जीक्यूशन को रोक सकते। द पुलिस ऑफिसर टू होम इट इज डायरेक्टेड मे एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच इंडोर्समेंट। अब इस कोर्ट की जुरिडिक्शन से इंडोर्समेंट लेने के बिना भी ये इसको गिरफ्तार कर सकता है। इन एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच सेंड इशूड इट, ठीक है। और
फिर ये जो क्या करेगा, पुलिस ऑफिसर उस कोड को सेंड करेगा जिसने ये हमारे पास वारंट इशू किए थे। यहाँ तक बात क्लियर है, बहुत आसान था। हमारे पास सेक्शन 85 बात करता है प्रोसीजर ऑन अरेस्ट अ पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इशूड। अब क्या तरीक़ेकार होगा जब जिस शख्स के अगेंस्ट में वारंट निकले हो और वो गिरफ्तार हो गया हो। व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, ये तरीक़ेकार बता रहा है जब कोई शख्स हमारे पास आउटसाइड लोकल लिमिट से या जुरिस्डिक्शन के बाहर वो अरेस्ट हो जाता है, अनलेस द कोर्ट विच इशूड द वारंट इज विदिन 20 मेल्स। जिस कोर्ट ने वो वारंट इशू किए हैं वो हमारे पास 20 मेल के अंदर, मीन्स 20 मेल के अंदर, आ रही बात समझ, 20 मेल्स मीन्स तकरीबन लगभग 30 किलोमीटर के हमारे पास होता है। ठीक है, अगर उस उतने हमारे पास मुफासले के अंदर है ऑफ द प्लेस ऑफ अरेस्ट, जहाँ से गिरफ्तार किया वहाँ से, आर इज नियरर देन द मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस विद इन लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द अरेस्ट वाज मेड, या फिर उससे करीब वहाँ पर है जहाँ पर उसने गिरफ्तार किया, जिस शख्स को गिरफ्तार किया उससे उस इलाके की कोर्ट नज़दीक है, या फिर उस इलाके की जो पुलिस ऑफिसर है, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट है वो, या एसएसपी वगैरह है वो करीब है। ठीक है, आर अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन बी टेकन, अगर सिक्योरिटी ली गई है सेक्शन हमारे पास 76 के अंदर, बी टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट आर सुप्रिटेंडेंट, तो फिर उस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा या फिर पुलिस ऑफिसर के पास, अगर हमारे पास सिक्योरिटी नहीं ली गई है, बॉन्ड वगैरह नहीं लिया गया है सेक्शन 76 के अंदर। इसके बाद हम चले जाते हैं हमारे पास सेक्शन 86 के अंदर। 86 बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर होगा जब जिस शख्स को, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश करने का क्या प्रोसीजर होगा। प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर होम पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट, क्या तरीक़ेकार होगा जब उस मजिस्ट्रेट के पास वो गिरफ्तार शख्स पेश किया जाता है। ठीक है, ये बात करता है इन आउटसाइड जुरिडिक्शन फ्रॉम होम वारंट इशूड। ठीक है, इन आउटसाइड जुरिडिक्शन फ्रॉम होम वारंट इशूड। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। सच वारंट आर डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट शल, से फिर मजिस्ट्रेट या फिर एसएसपी if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court। अब ये क्या करेगा, जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन में ये गिरफ्तार हुआ है तो फिर वो कोर्ट क्या करेगी, हम रिमूवल इन कस्टडी मीन्स तब्दीली करेगी, रवानगी करेगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट ने भेजा। फॉर एग्जांपल एक्स कोर्ट ने वारंट ऑफ अरेस्ट निकलवाए थे और ये गिरफ्तार हुआ वाई, हमारे पास वाई कोर्ट की जुरिडिक्शन में। ठीक है, तो फिर वाई कोर्ट जो है, जिस वाई कोर्ट की कोर्ट में पेश हुआ ये, ठीक है, इस गिरफ्तार शख्स इसको एक्स कोर्ट को भेजा जाएगा, रिमूवल इन कस्टडी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चले जाते हैं हमारे पास लास्ट सेक्शन है इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर ये सेक्शन है 86A प्रोसीजर फॉर रिमूवल इन कस्टडी टू ट्राइबल एरिया। अब जो ट्राइबल एरिया है ना उसके अंदर क्या तरीक़ेकार होगा रिमूवल इन कस्टडी, अगर वहाँ से कोई शख्स गिरफ्तार होता है या जहाँ से कोई गिरफ्तार होता है तो फिर वहाँ भेजा जाए। ठीक है, ट्राइबल एरिया में आ रही बात समझ में। ये जो पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस वगैरह होता है अगर उनके बेस पर वो वहाँ पर हमारे पास नहीं भेजा जाएगा। आ रही बात समझ में। वेयर अ पर्सन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 85 is to be removed in custody to any place in tribal areas, he shall be produced before a magistrate within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made। अगर किसी शख्स को सेक्शन 85 के अंदर अरेस्ट किया गया है 85 के अंदर, ठीक है, तो फिर उसको रिमूव कर दिया जा रहा है किसी ट्राइबल एरिया के किसी भी जगह पर। ठीक है, तो फिर उसको उस मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा जहाँ से वो गिरफ्तार हुआ। एंड सच मजिस्ट्रेट इन डायरेक्टिंग द रिमूवल शैल हियर द केस इन द सेम मैनर, तो फिर वो मजिस्ट्रेट उसको उसी तरीके से केस सुन सकता है। एंड हैव द सेम
जुडिशन एंड पावर्स, उसको ऐसे ही बिल्कुल पावर हैं जैसा कि उस कोर्ट को हैं, एज नियरली एज मे बी इंक्लूडिंग पावर्स टू ऑर्डर द प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, बिल्कुल एविडेंस वगैरह चलाने की सब पावर रखती है वो कोर्ट। इज इफ द पर्सन अरेस्टेड वर चार्ज विथ एन अफेंस कमिटेड विद इन द जुडिशन ऑफ सच मजिस्ट्रेट, अगर वो अफेंस उस अरेस्टेड पर्सन ने उस कोर्ट की जुडिशन के अंदर ही किया हो। ठीक है, यहाँ तक बात कीजिए। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल डायरेक्ट द रिमूवल ऑफ अरेस्टेड पर्सन इन कस्टडी, ठीक है, तो फिर वो मजिस्ट्रेट उस शख्स की जो कस्टडी है उसको भेजेगी कहाँ पर, ठीक है, इन कस्टडी, इफ ही सेटिस्फाइड दैट द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम raises a strong or provable presumption that the person arrested committed the offense mentioned in the warrant, अगर इस कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि जो वारंट में जो अफेंस मेंशन किया गया है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास प्रूवेबल प्रिजम्पशन है और स्ट्रॉन्ग एविडेंस आती है, उससे साबित हो जाता है कि इस शख्स ने वो अफेंस कमिट किया है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। थैंक यू सो मच।